फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर तुम्हारा ये सपोज मैं तुम्हें एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस जो है डॉट फॉर्म में दिख रही है, तो क्या करना है, डॉट से तुम्हें परपेंडिकुलर डालना है। ये परपेंडिकुलर जहाँ पर पड़ा वो पॉइंट जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो, ठीक है, हो सकता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर कहीं हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं और भी हो सकता है। तो तुम्हें लाइन ऑफ एक्शन को हो सकता है कि एक्सटेंड करना पड़े। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लो यहाँ पे लग रहा था, एक सेकेंड, मान लो फोर्स लग रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, फोर्स ऐसे लग रहा था, एक्सिस यहाँ पे थी, तो तुमको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है परपेंडिकुलर लेने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज फोर्स। अब ये काम आर परपेंडिकुलर वाला, अगर मान लो तुम्हें फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर गिवन है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ऐसे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और जो आर, सपोज मुझे आर पता है कोई भी पॉइंट, नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, उसका मुझे आर पता हो। अभी मैं इस आर वेक्टर को आर परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा हूं, दिस इज ओनली आर, ठीक है, वेयर, अभी मैं ये हटा देता हूं, अब इस पॉइंट को मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दिस इज एनी जनरल पॉइंट, सॉरी, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, एनी जनरल पॉइंट, तो उसका हमने ये ले लिया आर वेक्टर, ठीक है, ये यहां भी हो सकता है पॉइंट, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, परपेंडिकुलर जहां पड़ रहा है वो भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट का आर वेक्टर ले लिया और आर क्रॉस एफ कर दिया, आर क्रॉस एफ कर दिया, ठीक है। तो एक मिनट, यहां नहीं, अलग से लिखते हैं, तो जो आएगा आर क्रॉस एफ दैट इज योर टॉर्क। अब ये किसी को सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा है क्या कि ये आर मैं कहीं का भी ले लूंगा तो सबसे तो अलग अलग टॉर्क आएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये आर जो है मैंने इतना, तुम्हें यहां ले लो यहां ले लो, सबके तो आर अलग अलग होंगे, तो फिर ये टॉर्क सेम कैसे आएगा, कोई बता सकता है? आर और आर वेक्टर और एफ के बीच में एंगल भी चेंज हो रहा है ना। यस यू आर राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूँ कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। अब तुम आर और एफ के बीच का थीटा देखोगे तो आर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये थीटा मिलेगा, या ये थीटा ले लो, ठीक है। तुम लोग को याद होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने बताया था कि दो टेल्स के बीच का या दो हेड्स के बीच का, उस हिसाब से ये थीटा है, ठीक है। ये थीटा नहीं है, हाँ, तो ये थीटा अगर ले लिया तो आर साइन थीटा क्या चीज है, जरा इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल तुम्हारा ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सा, ये ट्राइंगल दिख रहा है देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका तुम कंपोनेंट लोगे तो परपेंडिकुलर वाला आर साइन थीटा आएगा, बेस वाला आर कॉस थीटा आएगा, तो ये लेंथ हमारी आर साइन थीटा हो गई, आर साइन थीटा। अब मान लो तुमने आर कहीं और ले लिया, अभी मैं उसी को रिप्लिकेट कर देता हूं, मैंने आर जो है सपोज मैंने बिल्कुल यहां पे ले लिया, ठीक है। तो अब जो पहले जो थीटा जो है रफली 30 डिग्री के आसपास दिख रहा था, मान लो कि यहां पर मेरा थीटा जो है ये थीटा आ गया, मान लो और बड़ा एंगल आ गया 80 डिग्री, लगभग 90 के पास आ गया, ठीक है। तो उस केस में थीटा भी चेंज हुआ और ये जो आर लेंथ है ये भी चेंज हुई, लेकिन आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आर साइन थीटा लोगे अभी भी आर परपेंडिकुलर जो पहले था वही आएगा, आर भी चेंज हो गया, थीटा भी चेंज हो गया, आर साइन थीटा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर साइन थीटा रिप्रेजेंट्स आर परपेंडिकुलर which does not change with the choice of your point for which you are writing r vector, ठीक है। r vector जिस पॉइंट के लिए लिख रहे हो उसकी चॉइस आगे लो पीछे लो कहीं भी ले लो, इनफैक्ट यहाँ पीछे चले जाओ,
यहाँ पीछे चले जाओगे तो तुम्हारा एंगल जो है ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऐसे चले गए, मान लो यहाँ पर मेरा आर जो ये आ रहा है, ठीक है, और मेरा एफ तो इधर है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा लेना होगा, ऑब्ट्यूज एंगल थीटा हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरा आर सही वही आएगा जो आना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो टॉर्क की बहुत सारी दिक्कतें तो यहीं क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी तुम लोगों को कल की क्लास मिलेगी, उसमें तुम लोग जो सेल्फ स्टडी करके आओगे तो फिर डाउट पूछोगे। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बिल्कुल यही कहानी, अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है करना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम लोगों को आता है? वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया, जब वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कैसे डिटर्मिनेंट लेकर के सॉल्व करते हैं। नहीं आता हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास डिमांड कर लेना। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने जिस दिन टेबल पूरा सारे फॉर्मूले करे थे इस चैप्टर के, ठीक है, उस दिन मैंने अच्छा उसी टेबल को ही रिफर कराए थे। उस दिन मैंने एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ बताया था। ये तो टॉर्क चल रहा है, ये रही, यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल नहीं दिख रहा है अभी, नेक्स्ट पेज पे, तो उसी में होगा नीचे। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ लिखा है और एल के लिए क्या लिखा है? एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस पी लिखा है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो मोमेंटम वर्ड है, नहीं मोमेंटम तो हमारा होता है एम वी। मोमेंट मैं जरा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं इस चीज़ को थोड़ा और अलग से बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट का इस मोमेंटम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मोमेंटम जो तुमने क्लास 9th में पहली बार पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू एम वी, वो वाला मोमेंटम है। ठीक है, और उसी पैटर्न पर एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंड बाई चांस की बात है, मतलब बाई चांस तो नहीं, लेकिन ये है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इटसेल्फ इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम वर्ड आया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट इन रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक, तो एक तो ये हुआ। और मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टॉर्क का ही दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास के एंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट अभी उसका डिटेल हम शायद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये जो मूवमेंट वर्ड यूज हुआ है, इसका एक तुम्हें थोड़ा सा सेंस देना चाह रहा हूँ कि मूवमेंट क्या डिनोट कर रहा है। मूवमेंट होता है जब कोई ऐसी क्वांटिटी जो फोर्स पे भी डिपेंड करती है या जो लीनियर मोमेंटम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात पे और डिपेंड करती है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को जब हम उसमें फॉर्मूले में ले रहे हैं, जैसे आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, तो जहां पर भी इस तरह का आर का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, वो टर्म हमारा मूवमेंट नाम से उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स बोला तो आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बोल दूं कि आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया यानी कि मास हो गया, मास में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावर जो है लीनियर जरूरी नहीं है, आर स्क्वायर भी हो गई। लेकिन एक बात यह है कि मास के साथ साथ आर पर भी डिपेंड कर रही है, तो हमने इसको इसमें टर्म में मूवमेंट जोड़ दिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका क्या होना चाहिए? लीनियर मोमेंटम पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में आर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसी जो चीज है उसको मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल दिया, और हमने अभी डिफाइन भी किया है कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ वेट्स, बताओ मूवमेंट ऑफ वेट्स, तो ये क्या चीज होगी? ये कुछ ऐसा होगा आर इंटू वेट। अगर कहीं पे कई सारे वेट लग रहे हो तो हमें मूवमेंट निकालना हो, जैसे हम लोगों ने मान लो एक ये रॉड है, उस रॉड पर कई सारे वेट हैंग कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, अब सबका मूवमेंट कैलकुलेट करना है एक्सिस के अबाउट। तो क्या करोगे, सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखोगे, कितना कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन मूवमेंट से R1 वेट 1 प्लस R2 F2 वेट 2, इस तरह से ऐड करके मूवमेंट ऑफ द वेट्स निकालोगे। तो मूवमेंट मतलब R मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें R स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट वर्ड समझ में आ गया सबको? ये मैंने इतनी कहानी इसलिए बताई कि तुम मूवमेंट और मोमेंटम में कंफ्यूज ना करो, ठीक है। बोलो। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए अब अभी हमने जैसे टॉर्क के लिए लिखा था, एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई, L इक्वल्स टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के साथ हमने R मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो RP साइन थीटा हो जाएगा, जैसे हमने टॉर्क में लिया था। अब साइन थीटा को तुम दो तरह से कंबाइन कर सकते हो, एक ये कि R के साथ कंबाइन कर लो इंटू P, और R इंटू P साइन थीटा, ठीक है, ऐसे कंबाइन कर लो। अगर ऐसे कंबाइन कर रहे हो तो R परपेंडिकुलर इंटू P लिख सकते हो, ऐसे कंबाइन कर रहे हो तो R इंटू P परपेंडिकुलर लिख सकते हो, दोनों तरह से ओके है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे तुम्हारा मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी फाइंड करना है, ऑफ आ बॉडी, मास उसका m दिया है, प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड u when it is at its maximum height। ये दो पॉइंट पर तुम्हें इसके बताने हैं एंगुलर मोमेंटम। ट्राई करो। इस तरह से मैंने तुमसे पूछा है कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तब बताओ कि इसका कितना एंगुलर मोमेंटम है, पार्ट ए, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम कितना होगा, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी। एनीवन? यू cos थीटा। ओके, लीनियर मोमेंटम में डायमेंशन ही अभी गड़बड़ हो रही है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है ना, तो m भी मल्टीप्लाई करोगे, m इंटू यू कॉस थीटा, ठीक। ये लीनियर मोमेंटम हो गया। अब मैंने तुम्हें l का मैग्नीट्यूड के लिए बोला है r परपेंडिकुलर इंटू पी लिखो, तो p तो तुम्हें पता लग गया। r परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, इस लाइन को इतना बढ़ा दो कि तुम्हें परपेंडिकुलर तुम ला पाओ। अच्छा एक सेकेंड, मैंने अबाउट दी ऑरिजिन लिखा है क्वेश्चन में? नहीं भाई, तुमको पूछना चाहिए इसमें फिर। जैसे वहाँ एक्सिस, तुम्हें एक्सिस के बिना कैसे तुमने निकाला लक्ष्य, तुम्हें यहाँ पे तो मैंने बताया नहीं किसके रिस्पेक्ट में। तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीज़ें अबाउट समथिंग होती हैं,
ठीक है। मैंने तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले उस पे कराया पूरा क्वेश्चन। अबाउट, हाँ, प्रोजेक्टाइल में अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो तुम लोगों ने बाय डिफॉल्ट वही ले लिया होगा, अबाउट द पॉइंट ऑफ ये सब प्रोजेक्शन। हाँ, वो एज्यूम कर लिया था। एज्यूम कर लिया था, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे देना चाहिए था वो, जब भी एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क है तो तुम्हें सबसे पहले देखना है किसके अबाउट, नहीं तो फिर तुम आर कहाँ से लोगे। ठीक है, आर वेक्टर की स्टार्टिंग तो पॉइंट ऑफ वो जो एक्सिस से होगी या जिसके अबाउट बोला जा रहा है उससे होगी। ठीक है, तो अब तुम आर वेक्टर कहाँ से लोगे, अगर आर जनरल लेना हो तो कहीं से भी ले सकते, मतलब ऑरिजिन तो तुम यहीं पे लोगे ओ, और किस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे ऐसे भी कर सकते हो, बट ये आर परपेंडिकुलर नहीं है, ये जनरल आर है। अब इसका तुम आर, अगर आर साइन थीटा देखो तो थीटा कैसा है, थीटा ये है। अब आर साइन थीटा लोगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, इसका अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये थीटा बनाऊं कि ये थीटा है तो आर साइन थीटा ये मिलेगा, और ये हमारा आर परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इस तरह से मैं सोचो, जनरल आर की बात ही नहीं कर रहे हम, सीधे आर परपेंडिकुलर को ही ढूंढें। ठीक है, अभी सीधे हम आर परपेंडिकुलर को ही ढूंढें, इसको छोड़ो। ठीक है, वो ज़्यादा इजी होता है। क्या करो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का है, और जिस पॉइंट ओ से लेना है परपेंडिकुलर उससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, जितना इसका मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट इंटू पी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और पी कितना है, एम इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन ये तो बस मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। तो डायरेक्शन कितने लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, अगर मैं कहूँ कि आर क्रॉस पी निकालो, ठीक है, आर तुम ये जो आर परपेंडिकुलर है इसको भी आर ले सकते हो। ठीक है, दिस इज योर आर वेक्टर, क्योंकि आर तो मैंने कहा था जनरल कहीं से भी ले सकते हो, जब तुम ऐसे किसी भी जनरल पॉइंट पे ले सकते हो तो यही, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी ले सकते हो जब तुम इसकी को ऑलरेडी देख ही चुके हो। ठीक है, तो अभी मैं जो हमने आर परपेंडिकुलर लिया है उधर ही आर ले लिया। तो अब ये तुम्हारा आर वेक्टर, ठीक है, ये तुम्हारा पी वेक्टर, इनका क्रॉस कर रहे हो आर क्रॉस पी, तो इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आएगी इनटू द प्लेन आएगी, सर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। ठीक है, तो इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड पी। ठीक है, इनटू द प्लेन इज द डायरेक्शन। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में जिस समय ये ग्राउंड पर हिट किया है उस समय की बात है। तो जब स्टार्ट किया था तुमने यू वेलोसिटी से, तो लास्ट में भी तो यू वेलोसिटी होगी। ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था कि बिल्कुल सिमेट्रिकली वो फॉल करता है। अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से तो ये एंगल भी थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट लेना है, इस पॉइंट के अबाउट लेना है। इस पॉइंट के अबाउट कैसे लें, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो हम आर परपेंडिकुलर इंटू पी करें या आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर दें। यहाँ पे हमें पी परपेंडिकुलर लेना ज़्यादा इजी है। अगर मैं आर परपेंडिकुलर लूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे अगर पी देखो कि ये तुम्हारा यू जिधर है उधर ही पी होगा। दिस इज योर पी वेक्टर एम इंटू यू। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर अगर मैं आर परपेंडिकुलर नहीं ढूंढ रहा, मैं पहले आर बनाता हूँ, ये बन गया आर, और पी का परपेंडिकुलर ले लूँ कंपोनेंट पी परपेंडिकुलर, तो सीधे आर इंटू पी परपेंडिकुलर ज़्यादा इजी लग रहा है कि आर क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी रेंज, इंटू पी परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, एम इंटू यू साइन थीटा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट एम यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आंसर, एम टाइम्स यू क्यूब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। यही चीज टॉर्क में भी काम आएगी। अभी यहाँ पे पी की जगह एफ होता तो टॉर्क निकालने के काम आ जाता। बोलो, समझ में आया। यस सर।
अगर हम आर और इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू तुम सिचुएशन। हाँ, जो तुम्हें इजी लगे कैलकुलेट करना वो ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। वैसे वो परपेंडिकुलर भी देखते हैं, चलो उसको भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आर परपेंडिकुलर ही नहीं लेना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी यू की लाइन है यहाँ पर, इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये थीटा है तो ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस इज थीटा, ठीक। ये लेंथ आर जो है उसको मैं रेंज लिख देता हूँ कैपिटल आर, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर जो तुम्हारा आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर लिखोगे वो आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम ओरिजिनल पी यूज कर लो, ठीक है। फिर तुम्हें आर पी परपेंडिकुलर लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम ओरिजिनल ये पी ले लोगे तो क्या हो जाएगा उससे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पी पूरा ले लिया और आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया तो एम इंटू यू इंटू आर परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा, वही चीज आ गई, ठीक है। ये आर जो है रेंज वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो तो ये एम यू साइन थीटा, देखो ये रेंज और एम यू साइन थीटा इनका प्रोडक्ट है तो वैसे रेंज हो गया और एम यू साइन थीटा ये हो गया, तो सेम ही आना है, ठीक है। तो तुम्हें जो ज्यादा इजी लगे वो कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। हाँ क्या डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन यहाँ पर, यस सर। ओके। डायरेक्शन तुम्हारा आर वेक्टर कैसा है, ऐसा है आर वेक्टर, ठीक है। और ये पी वेक्टर है, आर क्रॉस पी कर लो, किधर आ रहा है, आर से पी की तरफ अपने राइट हैंड फिंगर्स कर्ल करो, फ्रॉम आर टू पी इनटू द प्लेन आ गया, इनटू द प्लेन आ गया, बस। ओके ओके सर यस। इस वाले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर प्लेन वो आर cos थीटा भी तो कर सकता है। ये लाइन जो है ना, ये मैंने जो बनाई है, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्शन यू के अलोंग नहीं हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन मतलब जो यहाँ इनिशियल जिस जो यू था उसके अलोंग नहीं हुआ है, ये जो फाइनल यू है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर तुम ये कह रहे हो कि यही यू की भी डायरेक्शन है इनिशियल प्रोजेक्शन में, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसका मतलब तुम इसको कह रहे हो थीटा है, और ये अगर थीटा हो गया तो फिर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कैसे, हम यानी कि थीटा तुमने फिक्स कर दिया 45 डिग्री, थीटा तो कुछ भी हो सकता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45, यहाँ पर हम अगर इसको थीटा ले रहे हैं तब तो ये थीटा फिक्स हो गया 45, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, इसीलिए मैंने वहाँ पे यू जो जब अभी बनाया था तो वो यू अलग डायरेक्शन में बनाया था, ये अलग बनाया था, ठीक है। बाद में मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना था आर साइन थीटा, अदरवाइज पहले मेरा देखो, मैं अभी अंडू करता हूँ, पहले वहाँ पर मैंने डायरेक्शंस, कुछ हो रहा है अंडू में, हाँ देखो यहाँ पे नहीं, अब नहीं हो रहा, उस हिस्ट्री से चला गया, चलो ठीक है। तो तुम लोग को एंगुलर मोमेंटम समझ में आ पाया, बोलो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का। सपोज एक वायर के दोनों एंड पर हम मास m1 और m2 को सेंटर O के अराउंड घुमा रहे हैं, O इज एट अ मिडिल पॉइंट, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर इज L एंड L, ठीक है। सेंटर क्या बोले उसको, O, ठीक है, नहीं तो ठीक, दिस इज O। फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the system of two masses about O, ठीक है। और इनको किस उससे घुमा रहे हैं, तो इनको हम v वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों v वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोला जाए, स्पीड, v स्पीड से इनकी लीनियर स्पीड जो है वो v है, टेंजेंशियल,
क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम हम लोग अभी और करेंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे, तब L इक्वल टू आई ओमेगा वाला फॉर्मूला काम आएगा। और किसी ने भी मुझे एंगुलर मोमेंटम का फोटो नहीं भेजा है अभी, जो न्यूमेरिकल दिया था प्रोजेक्टाइल वाला। तो समझ में आया तुम लोगों को? मेरे सॉल्यूशन देने के बाद समझ में आ गया? चलो जल्दी से बताओ, ये तो इतना ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। MVL बट मास तो अलग अलग हैं। M1 की बात करते हैं, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, ये L है। तो इस M1 का कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? M1VL। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, L डिस्टेंस, तो उसका M2 इंटू V हो गया लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L। ठीक है, अब L टोटल लिखना है तो उनको ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें? क्यों? डायरेक्शन देखो दोनों के L का किधर आ रहा है। एक तो ये तरीका है कि तुम इसके लिए R लिखा तुमने, R वेक्टर ओरिजिन से जाएगा, तो R वेक्टर ये हो गया। R क्रॉस V करके देखो, R क्रॉस P करना है, P की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है, तो R क्रॉस V कर लो। किधर आया? आउट ऑफ द प्लेन। और इस वाले का R वेक्टर इधर O से लेफ्ट जाओगे तब R वेक्टर होगा, तो यहाँ R क्रॉस V क्या आया? ये भी आउट ऑफ द प्लेन आया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ऐड हो गए। ठीक है, अच्छा, क्या हम ये R क्रॉस P को ऐसे अगर करते कि मैं केवल अपने राइट हैंड से राइट हैंड को वेलोसिटी के अलोंग कर्ल कर दूं, ठीक है, जैसे हमने टॉर्क में देखा था, टॉर्क में पॉजिटिव नेगेटिव टॉर्क देखा था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट क्लॉकवाइज नेगेटिव। वैसे भी तुम सोच सकते हो कि तुम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को V के अलोंग जरा कर्ल करो, ठीक है, तो वो देखो थंब किधर जा रहा है, O के अबाउट इसका जो टेंडेंसी है वो एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, राइट हैंड के थंब फिंगर्स को जब तुम एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब बाहर आ रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। ठीक है, हम R क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा जो लोग बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं वो लोग जरा रेस्पॉन्ड करो ना। फैज बोलो, समझ में आया? फैज, आरुष, अनीश, जल्दी जल्दी बोलो। सर, हाँ बोलो। सर आपने जो एंटी क्लॉकवाइज जो मेथड बताया उसके अलावा जो मेथड बताया था उसके पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। पहला था R क्रॉस P वाला, ये तो डेफिनेशन होती है L की। तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुमको? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं? नहीं पता है तो वेक्टर में तुम पढ़ सकते हो, या मैं तुम्हें कोई वीडियो उसका बना के भेज दूंगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा शो करना होता है, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। चलो, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P हो गया एक तो मेथड। और दूसरा मैंने कहा कि अगर तुम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इसके अलोंग, ठीक है, जैसे तुम क्या कहाँ करते थे? 10th क्लास में करते थे, जब कोई लूप है, सर्कुलर लूप, उसमें करंट ऐसे है तो सेंटर पे फील्ड किधर होता है? याद है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। अपने फिंगर्स को तुम करंट के लॉन्ग कर्ल करो तो थंब से तुम्हें फिंगर पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो उस तरह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि तुम उस तरह से देख सकते हो कि L आउट ऑफ द प्लेन आया। ठीक है, राइट वाले M2 का देखो तो M2 का इस तरह का रोटेशन होगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन ही देगा थंब को। तो दोनों L आउट ऑफ द प्लेन है तो सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गए। ठीक सर, हाँ
बोलो। सर डायरेक्शन के लिए सर वो जो हमने वेक्टर में सीखा था, जो पेन की कैप को घुमाते थे, वो वाला भी मेथड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस, मैं पी को एम वी लिख देता हूँ और एम स्केलर है तो बाहर कर दो ज़रा। ठीक है, आर क्रॉस वी ऐसे कर सकते हो। और इसमें तुम्हारा वो पेन की कैप में तुम आर से वी की तरफ रोटेट कराओ, दिस इज योर आर, दिस इज योर वी। तो अपने पेन को अगर तुम्हारे उसमें स्क्रू वाली कैप हो, ठीक है, कैप या पीछे का जहाँ से रिफिल डालते हैं उसमें, उसको तुम घुमाओ कैसे, आर से वी की तरफ, और देखो कि वो कैप बाहर निकल के आ रही है कि अंदर जा रही है। ठीक है, तो उस तो बस ये देखना है कि मोमेंट जो लीनियर मोमेंटम है एंड जो डिस्टेंस है सर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे फिर हम क्रॉस निकाल सके। वो तो वैल्यू को निकालने के लिए, वो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। डायरेक्शन के लिए तुम बस ये देख लो कि कैसे कर्ल हो रहा है, थंब किधर जा रहा है। ठीक, बस चलो। तो एंगुलर मोमेंटम अभी मैं इससे ज़्यादा भी नहीं इसमें ले रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि तब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में के न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहाँ पे हर क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ज़रा सा, जब हम लोगों ने टॉर्क की बात करी थी तो वहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी, याद है? इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हमने कैसे कैसे बोला था? एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोला था, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला था। अच्छा, मैं तुम लोगों को बिल्कुल ऐसे लोरा के ऑर्डर से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि तुम लोग तुरंत का तुरंत घर पे रेफरेंस ले सको। ठीक है, आज जो पढ़ाया उसको तुम तुरंत वहाँ पे ढूंढ करके और पढ़ लो। ठीक, इससे तुम लोगों को, जो लोग भी थोड़े सिंसियर होंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आईआईटी में कुछ प्रोफेसर होते थे जो कि रेफरेंस बुक प्रिस्क्राइब करते थे। ठीक है, कि जो पढ़ाया है तुम जाके देखो कोई बुक से, तुम्हें मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। तो तुम उस तरह के सिलेबस में स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा रहता था। कई प्रोफेसर होते थे वो कहाँ से पढ़ा रहे कुछ पता ही नहीं। ठीक है, कुछ उसका कोई लिंक नहीं है, उन्होंने बुक प्रिस्क्राइब कर रखी है बट उससे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में फिर स्टूडेंट्स के को बहुत दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बिल्कुल बुक से फॉलो कर रहा हूँ कि तुम तुरंत का तुरंत वहाँ पे जा कर के देखो तो तुम्हें रिलेट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी हैं सिंसियर बच्चे तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि तुरंत लिंक हो पा रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करें इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात आई थी कि समेशन F 0 होता है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट टर्म्स डेफिनेशंस हैं, चाहे समेशन F 0 करो या बॉडी का एक्सेलरेशन 0 कर दो। ठीक है, रोटेशनल के लिए हमने समेशन टॉर्क बोला था 0 और उसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अल्फा 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों चीज साथ में हो तो बॉडी इज इन कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तुम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग कई तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल, तब हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब बॉडी की का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए तो उसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि मैकेनिकल हो गया, फिर थर्मल हो गया, और थर्मल के बाद मैंने बताया केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या तुम लोगों ने पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम वाला केमिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है? मैम पढ़ा रही है अभी, क्या चल रहा है उसमें? क्यों, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है नहीं पढ़ा है अभी? केमिकल एंड आयनिक? नो सर, स्टेट्स ऑफ माइंड चल रहा है। अच्छा अच्छा, उसके बाद है तुम लोग का। ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जब केमिकल रिएक्शन, सपोज A + B से C बन रहा है और वो ये है क्या, आगे पीछे दोनों जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, क्यों क्या बोलते हैं इसको, बोथ वे जो प्रोसीड हो सकती है, रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो जितनी रेट से C बन रहा है उसी रेट से C डिसइंटीग्रेट होकर A और B बना रहा है। ठीक है, तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर साथ में हो जाए सिस्टम में तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो सबसे बड़ा टर्म है।
ठीक है, तो वहाँ पर सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली, जैसे मान लो कोई गैस है, गैस एक पिस्टन के थ्रू इनक्लोज्ड है, ठीक है, तो अगर उस गैस पर जितना अंदर उसमें जो प्रेशर है P1 और बाहर का जो प्रेशर है P2, ये अगर दोनों मैच कर जाएं तो पिस्टन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि ये जो गैस है ये हमारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। फिर उसके साथ साथ केमिकल भी इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर भी बाहर एटमॉस्फेयर के साथ मैच कर जाए तो उसमें कोई भी हीट का लॉस या गेन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग केवल मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, जो तुम लोगों ने समझ लिया दैट इज ओके। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अब हम 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और पढ़ते हैं, ठीक है। ये वैसे मुझे एनर्जी वाले चैप्टर में कराना था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हम लोग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज करा देते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मैकेनिकल, हम लोग मैकेनिकल की भी बात कर रहे हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, जरा तुम लोग सोचो, जरा वर्ड क्या कुछ सोच सकते हो कि स्टेबल अनस्टेबल, जस्ट फिजिकल चीज़ों में सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक बुक है, एक मोटी सी बुक, डिक्शनरी मान लो, डिक्शनरी को तुमने थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, बोलो। यस। वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो अगर कि कोई इस तरह का सिस्टम हो जो जिसको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा तुम टिल्ट करके छोड़ दो और वो ओरिजिनल पोजीशन पर आने की टेंडेंसी रखते हो, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल का कोई एग्जांपल सोचो, अभी मैंने बुक वाला एग्जांपल दिया, इसका जस्ट अदर एक्सट्रीम सोचो कि तुमने अगर थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब किया और वो और दूर चला जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर चला जाए। सोचो इस तरह का हिल है, ठीक है, और ये वैली है। अगर तुम एक बॉल को इस वैली में रखते हो तो इक्विलिब्रियम में वो होगी, ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स उस पर 0 होगा, जितना mg डाउनवर्ड लगेगा अपना mg ऊपर लग जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है। अगर मान लो तुमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, इंक्लाइन पर आ गई वो, तो इस पर mg sin थीटा लग रहा होगा, mg cos थीटा तो बैलेंस हो जाएगा, n और mg cos थीटा तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स उसको इक्विलिब्रियम की तरफ ला रहा है या दूर ले जा रहा है, बोलो। नियर टुवर्ड्स द, ठीक है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम स्टेबल। अच्छा, अब कंसीडर करो कि बॉल यहाँ पे टॉप पर है और टॉप पर हमने बड़ा परफेक्शन से ऐसे रखा है कि जहाँ पे जो स्लोप है वो 0 है, ठीक है। अगर तुम इस कर्व में टॉप में देखो तो कहीं ना कहीं तो ये स्लोप 0 बन रहा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। स्लोप 0 का मतलब वो पॉइंट पर इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक है। उस पॉइंट पर एग्जैक्टली तुमने इस बॉल को रखा है, ठीक, तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन और mg फोर्स परफेक्टली बैलेंस हो गए और ये इक्विलिब्रियम में हो गया, टोटल फोर्स 0। लेकिन अगर उस पॉइंट से जरा सा भी तुमने राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर एक अनबैलेंस्ड mg sin थीटा कुछ हो जाएगा जो कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? अगर तुमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो अब ये mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है और mg sin थीटा का डायरेक्शन किधर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर है, अभी लौट के नहीं आने वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम जो इसने टॉप पर बनाया था, तुम लोग को आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? यस। ओके, अच्छा। तो mg sin थीटा ये जो हमारा अनबैलेंस्ड है, ये इसको क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम से दूर लेके जा रहा है। इट विल नेवर कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, आगे सोचो कि आगे जाकर की हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई, ठीक। इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर तुम अगर एक बॉल रखते हो तो इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। और इसको तुम अगर शिफ्ट कर दो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर शिफ्ट कर दो तो वहां पे क्या होगा, वहां भी वो इक्विलिब्रियम में, वो ना तो दूर जाने की टेंडेंसी रखती है ना पास आने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, तुमने इक्विलिब्रियम से शिफ्ट कर दी तो नई पोजीशन में वो अगेन इक्विलिब्रियम में आ गई। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल वाले में थोड़ा सा समझ कम आया। अच्छा, अनस्टेबल में ये था कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको स्लाइटली शिफ्ट करना है। ठीक है, और वो स्लाइट शिफ्टिंग से क्या इफेक्ट हो कि वो फिर लौट के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ पाए, वो और दूर चली जाए। क्योंकि इक्विलिब्रियम से अगर तुमने शिफ्ट कर दिया है तो पोजीशन अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे थी, उससे दूसरे पॉइंट पर ले जाओगे तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस पर फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है यानी एक्सेलरेशन है, वो वहां से मूव करेगी। अब मूव करके डायरेक्शन अगर वो दूर जा रही हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मूव करके वापस इक्विलिब्रियम पे आ रही हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके सर। तो क्या था, क्या हुआ, न्यूट्रल में क्या था? न्यूट्रल देखो मैं डायग्राम बनाया हुआ है, तुमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट किया, शिफ्ट करके जिस नई पोजीशन में उसको रखा वो वहां इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ओके सर, तो स्टेबल में सर वापस आता है, अनस्टेबल में नहीं आ पाता है, न्यूट्रल में सर थोड़ा पोजीशन चेंज करके आता है। न्यूट्रल में म्यूट करो अपने को। हाँ, अभी किसका अनम्यूट है? हाँ, तो न्यूट्रल में अपनी पोजीशन से शिफ्ट करने पे नई पोजीशन पर वो अगेन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। ठीक है, उसको तुम थोड़ा सा कितना भी स्लाइटली शिफ्ट करो वो नई पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है अपनी पोजीशन से वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आने की और ना दूर जाने की। तो चेंज होते है उसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आता है या फिर सर इक्विलिब्रियम में ही रहता है तब तक? इक्विलिब्रियम में ही है वो, अच्छा सर। नई किसी भी पोजीशन पे ले जाओ इक्विलिब्रियम में। सर हमने सर ये अनस्टेबल वाले में सर फ्रिक्शनलेस एज्यूम किया उसे, हमने ग्राउंड पे मूव करे। तुम फ्रिक्शन के साथ भी एज्यूम कर सकते हो और फ्रिक्शन के साथ में हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर शिफ्ट करो तो वहाँ पर फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उस केस में हम उसको न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसे पीक बनाई, ठीक है, और उस पीक पर तुम्हें एक रेंज मिल रही है जिस रेंज में वो कहीं पर भी कहीं पर भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फिर हम इसको अनस्टेबल नहीं कहेंगे क्योंकि उसको तुमने शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ कर दिया तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है वो उसको एडजस्ट कर ले रहा है और रोक ले रहा है। अगर ऐसा केस है तो फिर ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, अगर मान लो तुम एक पेंसिल को ऐसे खड़ा करो, प्रैक्टिकली तुम कभी इसको इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट अगर पेंसिल हो, ऐसी पेंसिल बिल्कुल कि उसमें सेंटर ऑफ मास तुमने बिल्कुल जो निब है उसके से अलाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जो mg फोर्स है उसका टॉर्क अबाउट द टिप ऑफ द पेंसिल जीरो रहेगा क्योंकि वो टिप से पास कर रहा है। जब टॉर्क नहीं होगा तो इसको गिरने का ना लेफ्ट ना राइट किसी भी डायरेक्शन में ये गिरेगी नहीं, इक्विलिब्रियम में खड़ी रहेगी। थॉट एक्सपेरिमेंट सोचो, प्रैक्टिकली करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट करते ही क्या हुआ, अब mg क्या करेगा, mg एक टॉर्क देगा इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, और वो टॉर्क इसको और दूर ले जाएगा। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले ये इक्विलिब्रियम में थी और अब ये रोटेशनल इसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, और इसी की जगह पे तुम एक सपोज एक बॉटल है, ठीक है, या तुम्हारा जार है, जग है, इसको तुम थोड़ा सा टिल्ट कराओ, अगर ऐसे टिल्ट करा दो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा टिल्ट हो गया। ठीक है, पहले इसके बेस से पास कर रहा था लेकिन अभी भी उसके बेस से पास कर रहा है, तो ये वापस इसको लाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर।
तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये तो तुम करके देख सकते हो, थोड़ा सा 5 डिग्री 10 डिग्री का टिल्ट दो और छोड़ दो, वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा अब जरा इक्विलिब्रियम को मैं रिलेट करता हूं एनर्जी के साथ। तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन याद है? कुछ डिफरेंशियल के फॉर्म में था। ऐसा कुछ ही पढ़ा था, नहीं याद है? याद है। डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो पता है ना? तो माइनस एफ डी आर वर्क डन हो गया, एफ डॉट डी आर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये तो रिलेट हो गया होगा। चलो, तो ये एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो हाँ, तो एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। नाउ हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फोर्स जीरो होता है। फोर्स जीरो हुआ तो डी यू बाई डी आर क्या होगा? जीरो होगा। डी यू बाई डी आर जीरो का मतलब यू वर्सेस आर ग्राफ में क्या होगा? बताओ, डी यू बाई डी आर अगर जीरो हो तो यू वर्सेस आर ग्राफ उस जगह पर कैसा होगा? कांस्टेंट, स्लोप जीरो। ठीक है, कांस्टेंट मत बोलो, स्लोप जीरो। ठीक है, कांस्टेंट तब होगा जब वो कंटिन्यूअसली जीरो बना रहे स्लोप, ऐसा। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम टाइप से। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट, हम ये जो मैंने पीक बनाई है वहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टॉप पॉइंट पर स्लोप जीरो है। ठीक है, तो वैसे तुम्हारा कहना सही था, डी यू बाई डी आर अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, जैसे कोई मान लो हमारा वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशियल आगे आ जाए जीरो, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन है ये फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ एक्स होल्ड करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम बस इतना कह पाएंगे कि जिस पॉइंट पे कैलकुलेट किया उस पॉइंट पर ये इसका स्लोप जीरो है बस। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू है कि एफ एक्स जीरो होगा तो ये डिफरेंशियल जीरो होना पड़े, सॉरी एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, ये श्योर है। लेकिन एफ डैश एक्स जीरो है तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, ये श्योर नहीं है। कुछ इस तरह से सोच लो कि ये फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि इफ जैसे वो क्या होता है, हाँ, इफ वेलोसिटी इज जीरो दिस इंप्लाइज ए इज जीरो। इफ वेलोसिटी, नहीं, ये तो मैंने कुछ अलग एग्जांपल दे दिया। इफ वेलोसिटी इज जीरो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो दिस इंप्लाइज एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो तो उसका जो पोजीशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये ट्रू है फॉल्स है? पहला वाला स्टेटमेंट भी बताओ, दूसरा भी बताओ। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था उसके लिए पहला स्टेटमेंट तो मैंने गलत दे दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया है। बट तुम लोग दोनों की बात बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहला वाला फॉल्स होगा। ओके, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल। जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन से माइनस जी होता है, जी डाउनवर्ड होता है। ठीक है, और उसी एग्जांपल को तुम सेकंड के लिए भी दे सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है इंस्टेंटेनियस, लेकिन पोजीशन तो उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हाँ बोलो। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो उसमें मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है? अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों चीज कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट बोल रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि एक इंटरवल के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता किसी इंस्टेंट पे कांस्टेंट, इंस्टेंट पर तो हर चीज कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर मान लो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉल हमने प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो करी है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी लोगे तो वो तो एक नंबर आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमेशा ही एक नंबर मिलेगा।
ठीक है, तो कांस्टेंट जब हम बात करेंगे तो वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पर आता हूँ, du बाई डी आर इक्वल टू जीरो। सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी, जब किसी ने बोला था कि du बाई डी आर इक्वल टू जीरो मीन्स u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये गलत है, लेकिन u इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो du बाई डी आर जीरो होगा, ये बात सही है। ठीक है, वन वे ये स्टेटमेंट सही है। बट du बाई डी आर इक्वल टू जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे du बाई डी आर जीरो है उस पॉइंट पर स्लोप जीरो है। ठीक है, तो स्लोप जीरो कहाँ पे होता है, टॉप पर या बॉटम पर, मैक्सिमा पर कि मिनिमा पर? दोनों दोनों पे होता है जीरो स्लोप। ठीक है, बॉटम पे भी मैक्सिमम पे भी। तो अब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो बॉटम होता है, अच्छा ये अब देखो मैंने पहले क्या बनाया था, मैंने तो एक फिजिकल पीक एंड हिल एंड वैली बनाई थी। ठीक है, दैट वाज फिजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ u वर्सेस r का। ठीक है, r मतलब पोजीशन। तो एक पोजीशन है, जैसे सपोज ये r1 पे तुम्हें मिनिमा मिला है, r2 पर मैक्सिमा मिला है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, u मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, वहां पर du बाई डी आर क्या है, जीरो है। ठीक है, एट r इक्वल टू r1 du बाई डी आर इज जीरो। समझ में आ रहा है? सॉरी, एट r इक्वल टू r1, बट एट r इक्वल टू r2 भी du बाई डी आर जीरो है। ये तो दोनों बातें सेम हो गई, तो अब कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ये बात पता करनी है। तो अब देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा राइट में जाता हूँ, ठीक है, जो मिड पॉइंट ये क्या है, जो r1 है उसके राइट में जाता हूँ, यहाँ बताओ du बाई डी आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? du बाई डी आर पॉजिटिव। अच्छा, फोर्स का हमने रिलेशन पढ़ा था माइनस du बाई डी आर, तो फोर्स पॉजिटिव की नेगेटिव? अगर तुमने बताया कि स्लोप पॉजिटिव है तो f कैसा, नेगेटिव। ठीक है, du बाई डी आर कैसा, पॉजिटिव। सब लोगों को समझ में आ रहा है? स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं वो भी बताऊं, अभी लाइन हम लोग पढ़ ही रहे हैं आजकल। तो लाइन में मैंने बताया था कि एंगल जब एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर एंगल थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए तब स्लोप निगेटिव होता है। ठीक है, तो जहां पे तुमको मैं टेंजेंट बना रहा हूं ऐसा हो, एक्यूट एंगल पॉजिटिव स्लोप, जहां ऑब्ट्यूज एंगल वहां निगेटिव स्लोप। तो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनाई, कौन सा वाला केस है, ये एक्यूट एंगल वाला केस है, यहाँ थीटा एक्यूट है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव du बाई डी आर। तो f क्या हो गया, निगेटिव साइन की वजह से निगेटिव हो गया। निगेटिव f इस पॉइंट पर निगेटिव f निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इक्विलिब्रियम की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें फिजिकल वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ कि ये ऊपर हाइट पर है तो mg लगा, mg ने वापस कर दिया। मैं इसको u के ग्राफ की तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये u का ग्राफ है, तो u के ग्राफ में स्लोप का ये मतलब है, तो फोर्स नेगेटिव हो गया। अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पे बताओ यहाँ टेंजेंट कैसा है, टेंजेंट का स्लोप क्या है, m क्या है, m नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। du बाई डी आर इज नेगेटिव, तो f कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स राइट है। तो क्या हो गया, अगर तुमने शिफ्ट करके उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो फोर्स उस पर राइट वर्ड लग रहा है, यानी कि ऑलवेज क्या हुआ, ऑलवेज फोर्स इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स उसको वापस फोर्स लाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर अगर मैं ये कहूं कि ये दिस इज मिनिमा ऑफ यू आर ग्राफ। ठीक है, कहां पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू आर ग्राफ में मिनिमा पर होता है। ठीक है, अब ये चीज हिल और वैली वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच कर रही है ये तो
तो हम इतनी डी यू बाई डी आर की एनालिसिस ना करें, एक बार हमने देख लिया दोनों तरह से करके कि मैच कर रहा है, तो हम भले यू आर का ग्राफ है, मैं इसको हिल और वैली मान लूं और जरा बस देख लूं कि वैली में क्या होता है। वैली में तो इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल होता है, ये तो हमें फील हो रहा है, ठीक है। तो तुम इसको इस U वर्सेस R ग्राफ को उस हिल एंड वैली से फिजिकली वहां से कंक्लूजन लेकर के डायरेक्ट कह सकते हो कि जहां वैली है वहां पर मिनिमा है और मैक्सिमा पर हाईएस्ट पॉइंट पर अनस्टेबल है, ठीक है। लोएस्ट पर स्टेबल है, हाईएस्ट पर अनस्टेबल है। समझ में आया? हिल एंड वैली का एग्जाम्पल से हमने पहले प्रूव किया। पहले मैंने ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पे U वर्सेस R में वही मान लो, ठीक है। हालांकि हिल और वैली में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बात करोगे तो वो भी फिट होगा। बताओ वैली में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम की मैक्सिमम। अपने आसपास के पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी से अगर कंपेयर करें तो R1 पे क्या होगा? मिनिमम एनर्जी होगी, तो मिनिमा भी फिट हो गया, ठीक है। मिनिमा ऑफ U तुम्हें R1 पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, ठीक है। तो उस टर्म्स में भी तुम इसको कह सकते हो कि ये हिल और वैली से बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पूरी हर तरह से एनालाइज कर लिया, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पर मैक्सिमा होता है, ठीक है। एट द मैक्सिमा ऑफ U वर्सेस R ग्राफ, नोट कर लो। और न्यूट्रल के लिए क्या करना है? न्यूट्रल के लिए स्लोप 0 एवरीवेयर, ठीक है। du बाई डी आर इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर, मतलब उस जहां पर भी तुम बात कर रहे हो वहां पे हर जगह। जहां मिनिमा होता है वहां पे सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमा पे निगेटिव होता है और सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर 0 होगा। Why? क्या चीज? सेकंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि स्लोप का स्लोप, ठीक है, किस रेट से स्लोप चेंज हो रहा है। तो स्लोप 0 हर जगह बना हुआ है। स्लोप du बाई डी आर 0 यहाँ पर भी है, उसके आगे भी 0 है, उसके आगे भी 0 है, तो स्लोप का भी स्लोप क्या है? 0 हो जाएगा। du बाई डी आर इट सेल्फ इज कॉन्स्टेंट, तो उसका जो स्लोप निकालोगे वो भी 0 हो जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सर बोलो। अगर हम लोग R1 का स्लोप देखेंगे तो वो तो 0 होगा, फिर जब उसका d स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो 0 होना चाहिए। फिर से बोलो क्या? R स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना? नहीं, फिर से बोलो। R1 का जो R1 स्लोप होगा वो तो 0 होगा। At R1 the slope of U versus R graph is 0। फिर तो जो हम स्ट्रेट लाइन होगी तब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो ये नहीं, कौन स्ट्रेट लाइन होगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि du बाई डी आर एट दिस पॉइंट इज 0, नॉट इन द रीजन सराउंडिंग R1, ठीक है। तुमने du बाई डी आर इक्वल टू 0 करके कहा कि फिर ये स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज रॉन्ग। इस पॉइंट को तो मैंने अभी बहुत हाईलाइट किया था कि कहीं पर अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टर्म कांस्टेंट है। अभी किसी गर्ल ने बोला था ना कि du बाई डी आर 0 मीन्स u इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैंने फिर उस चीज पर तो 5 मिनट डिस्कशन किया था कि du बाई डी आर इक्वल टू 0 डज नॉट मीन u इज कांस्टेंट, बट इफ u इज कांस्टेंट दिस मीन्स du बाई डी आर इज 0, ठीक है। रिवर्स ट्रू है, बट du बाई डी आर इक्वल टू 0 से u कांस्टेंट हो गया, ये ट्रू नहीं है। और du बाई डी आर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, सॉरी du बाई डी आर 0 नहीं हुआ तो u कांस्टेंट नहीं हुआ, तो फिर u वर्सेस r ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। किसी भी कर्व में जहाँ पे स्लोप 0 होता है किसी इंस्टेंटेनियस यानी किसी पॉइंट पर, तो जरूरी नहीं थोड़ी है कि वहां पे वो पूरा स्ट्रेट लाइन तरह से हो जाए। चलो आगे बढ़े।